हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट टर्म का, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इसे एक बार जरूर आप लोग देख करके जाइएगा। और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर पता चलिएगा, आप लोग का रिविजन हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि CH4 का मोलर द्रव्यमान है, मतलब यहाँ पर मीथेन का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। CH4 है तो C का कितना होता है, C का यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 12। और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 से गुना कर देंगे। तो 12 + 4 = 16 U, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि किसी बिलियन में विलय की मोलों एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी बिलियन में विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं यहाँ पर बताना। तो उसे हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज, यानी कि मोल फ्रैक्शन, या फिर बोलते हैं इसको मोल अंश। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, मोल प्रभाज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल कार्बन के हवा में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। तो सबसे पहले इसका हम लोग समीकरण लिखेंगे कि C + O2 = CO2। अब यहाँ पर क्या देखा कि 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन में इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी यह हो जाएगा 12। और यहाँ पर क्या है O2 है, तो O2 के लिए कितना हो जाएगा, तो O2 के लिए होता है 16। तो यहाँ पर 2 O2 है इसलिए हो जाएगा 16 दूनी की 32। और बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 ग्राम, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर CO2 को हमसे पूछा था तो बराबर हो जाएगा ये 44 ग्राम के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तापमान का SI मात्रक क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तापमान को और भी पैमाने में मापा जाता है, जैसे सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट मापा जाता है सभी में, लेकिन यहाँ पर हमसे SI मात्रक पूछा है इसलिए इसका हो जाएगा केल्विन, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 5वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 60 ग्राम कार्बन यौगिक के विश्लेषण में C = 24 ग्राम, H = 4 ग्राम तथा O यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है बराबर 32 ग्राम पाया गया। इसमें यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र है। हमसे मूलानुपातिक सूत्र पूछा है, तो जो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बन का दे रखा है 24 ग्राम, तो कार्बन का जो 24 ग्राम में कार्बन के कितने मोल होंगे, क्योंकि 12 ग्राम में 1 मोल होता है कार्बन का, तो यहाँ पर 24 ग्राम में कितने मोल होंगे, 2 मोल, यानी कि C2 होगा। और ये यहाँ पर देख लीजिए H 4 ग्राम दिया गया है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम में 1 मोल होता है, तो यहाँ पर 4 ग्राम यानी कि कितना मोल होगा हाइड्रोजन, तो 4 मोल होगा, यानी कि H4 होगा। और ऑक्सीजन का 32 ग्राम दे रखा है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम होता है, तो 16 दूनी के 32 यानी कि क्या होगा O2 होगा। यहाँ पर 2 मोल होगा ऑक्सीजन का। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से C आ जाएगा, यहाँ से H2 आ जाएगा और ये O आ जाएगा, यानी कि इसका मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH2। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया मूलानुपातिक सूत्र निकालना कैसे। एक विधि है जिससे कि आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को सिंपल तरीका से बताया है। इस प्रकार से आप लोग कम समय में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में भी CH2 दिया गया है और ऑप्शन नंबर 4 में भी CH2 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये मिस प्रिंट है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि उस जलीय विलयन की मोलारता क्या होगी जिसके प्रति 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl मिलाया गया है। तो हमसे पूछा क्या है, मोलारता पूछा है। तो मोलारता का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ मोलारता। तो मोलारता बराबर होता है बिलियन में विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का द्रव्यमान क्या में, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ये होता है मोलारता का यहाँ पर सूत्र। तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लीटर में बदल लेते हैं।
तो 500 ml दिया गया है, तो इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.5 लीटर आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग NaCl का यहाँ पर सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग इसका मोल निकाल सके कितना मोल NaCl है। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो सोडियम का होता है 23 प्लस यहाँ पर जो Cl है यानी कि क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.5 यानी कि 58.5। और हमको दे क्या रखा है यहाँ पर 5.8 ग्राम NaCl दे रखा है। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, तो NaCl का मोल, तो जो दिया गया मास है बटे मोलर मास, तो दिया गया मास कितना है 5.85 और मोलर मास कितना है तो 58.5। तो इसे भाग दीजिएगा कितना आएगा 0.1 मोल आ जाएगा, यानी कि 0.1 मोल हो गया और 0.5 लीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर मोलारता निकालेंगे, तो मोलारता का सूत्र अभी आप लोग को मैंने बताया, मोलारता बराबर होता है बिलियन में विलय की मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या कितना आया 0.1 आया था। और यहाँ पर फिर नीचे होता है बिलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर में हम लोग का आयतन कितना आया था 0.5 आया था। तो इसे डिवाइड दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 0.2 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा आपका छठा नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते तो 7वां नंबर और क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया, किसी तत्व यहाँ पर 89 दिया गया है, x 231 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस जो परमाणु संख्या होती है बराबर होती है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या बराबर होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 के, यानी कि 89 के। तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या कितना हो गया हमारे 89 हो गया। और जो परमाणु भार होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है आपके देख सकते हैं यहाँ पर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन के। तो हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो परमाणु भार कितना था 231 और हमको यहाँ पर पता है परमाणु संख्या जो कि था 89 और प्लस न्यूट्रॉन को मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कैपिटल N से दिखा रहा हूँ। और ये इधर जाकर के घट जाएगा, तो ये जब घटेगा 231 में से 89 तो यह जाएगा 142, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आ गया 142। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन हो गया 89, न्यूट्रॉन हो गया 142 और इलेक्ट्रॉन हो गया 89। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का। आगे बढ़ते तो 8वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के संग्रह को निरूपित करता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ पर क्या मतलब है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर हमको परमाणु संख्या दे रखा है कि F बराबर 9, Cl बराबर 17, यानी कि ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर सोडियम बराबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20 और स्केडियम 21। यहाँ पर दे रखा है हमको परमाणु संख्या। अब हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है K प्लस का मतलब कि पोटेशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 19 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि K प्लस है, तो बचे कितने 18 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर यहाँ पर Ca2 प्लस यानी कि कैल्शियम 2 प्लस, तो कैल्शियम में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे 20 में से यहाँ पर 2 निकल गया क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस है ना, तो प्लस का मतलब होता है निकल जाना। तो यहाँ पर 2 प्लस है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 20 में से 2 निकल गए, कितने बचे 18, यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम में तो 18 हो गए। आगे आप चेक करते हैं तो स्केडियम 3 प्लस दे रखा है, स्केडियम 3 प्लस। तो स्केडियम में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 21 थे, तो 3 प्लस है यानी कि 3 निकल गए, तो 3 निकल गए तो इतने बचा 18 बचे। इसी प्रकार से और यहाँ पर एक है क्या है Cl माइनस। तो Cl माइनस का क्या मतलब है, पहले तो Cl में यानी कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे 17 और एक यहाँ पर माइनस रखा कर माइनस लगाया, माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जुटना, तो 1 इलेक्ट्रॉन जुट गए तो 17 कितना हो गया 18, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम प्लस स्केडियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस स्केडियम 3 प्लस और क्लोरीन माइनस, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, यानी कि ये जो है ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चुंबकीय कक्ष क्वांटम संख्या सूचित करता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उपकोष का त्रिविमीय अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा है कि क्वांटम संख्या n=1 l=2 वाली उपकक्षक होगी। तो n तो यहाँ पर ये मुख्य क्वांटम संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये 3 रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि l बराबर 0, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ,
एल बराबर 0 होता है तो हम लोग एस यूज करते हैं, एल बराबर 1 के लिए यूज करते हैं पी, एल बराबर 2 के लिए यूज करते हैं डी, और एल बराबर 3 हो तो फिर यूज करते हैं एफ। तो यहाँ पर क्या है, एल बराबर 2 है तो एल बराबर 2 के लिए क्या करते हैं, डी करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। 3D कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि हीलियम 2s1 विनाश वाला परमाणु कौन सा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये ब्रैकेट में दे रखा है हीलियम और ये 2s1, इसका क्या मतलब है कि मतलब हीलियम तक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विनाश किया हुआ है और इसके बाद हीलियम के आगे 2s1 है, इसका मतलब ये होता है। तो हीलियम तक इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होता है, तो हीलियम तक इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है 1s2, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं इसलिए 1s2, और यहाँ पर ये है 2s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीशीज में, यहाँ पे देख लीजिए लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, यह संबंधित है। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसमें कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है, तो यह किससे संबंधित है, तो ये आप लोग का संबंधित है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी यहाँ पर किस समूह के तत्व को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन सा समूह है जिसे हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो ग्रुप 17, यानी कि समूह 17 को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो जिसे कि हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी कि NH2NP6। क्यों, इसका आयनन ऊर्जा क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें समूहों की संख्या कितनी है, यानी कि ग्रुप की संख्या बताना है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 18 ग्रुप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, एस ब्लॉक तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं ये इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो इस ब्लॉक के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2 तक। ये 1 से 2 तक क्या मतलब है कि NS1 हो सकता है या फिर NS2 हो सकता है, 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 17 नंबर लोकेशन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या सूचित करती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आवर्त की संख्या है ये किसको सूचित करती है, तो ये सूचित करती है मुख्य क्वांटम संख्या को, जिसे कि हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व उपस्थित होते हैं। तो संक्रमण तत्व किस में उपस्थित होते हैं, ये आप लोग का डी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या है यहाँ पर, यह नियम है, तो यह किसका नियम है यहाँ पर बताना है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर परिभाषा दे रखा है और यहाँ पर हम लोग को बताना है कि किसका नियम है। तो क्या बोल रहा है कि एक ही ताप पर मतलब कि टेम्परेचर समान है और दाब यानी कि प्रेशर भी समान है, और पर गैसों के समान आयतन में, यानी कि आयतन भी समान है, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम समान है, और इसमें हमको क्या पूछा कि अणु की संख्या समान होती है, अणु की संख्या समान होती है, ऐसा ये स्टेटमेंट है। अब ये किसका स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग को बताना है। तो यह है आवोगाद्रो का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है 20 नंबर वाला क्वेश्चन की PV = nRT है। PV बराबर जो nRT है ये क्या है यहाँ पर बताना है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि आदर्श गैस समीकरण। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 30 डिग्री ताप पर एवं 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी।
तो यहाँ पर देख लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बढ़ घट रहा है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर P1 हमको दे रखा है 1 बार, यानी कि जो प्रेशर 1 है ये दे रखा है 1 बार, और V1 यानी कि वॉल्यूम ये दे रखा है 500 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर V2 भी दे रखा है, V2 दे रखा है 200 डेसीमीटर क्यूब। हमसे पूछा क्या, हमसे P2 पूछा है, यानी कि न्यूनतम दाब की आवश्यकता। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 में ही है। तो P1 यहाँ पर क्या है, तो P1 है 1 बार, यानी कि 1 इंटू V1 कितना है, V1 है 500 बराबर P2 हम लोग को निकालना है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और V2 कितना है, तो V2 है 200, यहाँ पर 200 गुना कर देंगे। तो P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 500 बटे में 200। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 2 से 5 को काटेंगे तो 2.5 आएगा, और क्योंकि हम यहाँ पर दाब निकालना है इसलिए बाहर आ जाएगा, यानी कि 2.5 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में बना सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर कि V/T बराबर स्थिरांक स्थिर P/n पर है। तो ये क्या है, तो ये चार्ल्स नियम है, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कौन सा नियम है, तो ये चार्ल्स नियम है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। और यही अगर होता है P व्युत्क्रमानुपाती 1/v, तो ये हमारा बॉयल्स लॉ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है अगर ये रहता तो। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 3 चरों P, V और T के बीच बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम संयुक्त करने से जो संबंध प्राप्त होता है वह है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि 3 चर है हमारे पास, P यहाँ पर प्रेशर है, और V वॉल्यूम है, और T टेम्परेचर है। तो यहाँ पर 3 हमको चर दे रखा है, के बीच बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के संयुक्त करने से। तो बॉयल्स का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो बॉयल्स का नियम होता है P व्युत्क्रमानुपाती 1/v, और चार्ल्स का नियम क्या होता है, तो ये होता है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको जब संयुक्त करेंगे इसको आपस में, तो क्या बनेगा यहाँ पर हमको बताना है। तो ये आप लोग का बन जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, यानी कि P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन है, यानी कि N2 है। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाई नाइट्रोजन के अणु संख्या निकालेंगे, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो अणु संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका मोल पता करते हैं। तो 1.4 ग्राम हमको दे रखा है इसका द्रव्यमान, और इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, N2 का मोलर द्रव्यमान। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन इसलिए 2 से गुना कर देंगे तो 28 ग्राम आ जाएगा। अब इसको हम लोग मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 1.4, मोलर द्रव्यमान आया 28। तो इसे जब हम लोग काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.05, और यह आ जाएगा मोल, यानी कि 0.05 मोल है। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.05 यानी कि अणुओं की संख्या बटे, अब यहाँ पर हम लोग एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो 6.022 गुना 10 की घात 23 यहाँ पर लिख देता हूँ 23। और चूँकि यहाँ पर N2 है इसलिए यहाँ पर 14 से और गुना होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो N2 है इसलिए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसे आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोग का 4.215 गुना 10 की घात 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व लिथियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। आप लोग ये विकर्ण संबंध एक्चुअली होता कैसे है, तो जैसे यहाँ पर ये ग्रुप है, इस ग्रुप में मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा लिथियम, तो जो इसका आगे वाला ग्रुप है इसके साथ ये इस प्रकार का विकर्ण बनाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम होता है, आप लोग लिख करके देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन कि साल्वेय प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो साल्वेय प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है, सोडियम
कार्बोनेट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, कैल्शियम लौ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। जो कैल्शियम लौ है उसमें कौन सा रंग यहाँ पर प्रदर्शित करता है यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ईंट जैसा लाल रंग। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 28 नंबर वाला क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में भी था। ये होता है CSO4 इंटू हाफ H2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और यही अगर CSO4 इंटू 2H2 हो तो ये हो जाएगा आप लोग का जिप्सम। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। क्या है कि KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालता है, तो जिसका ऑक्सीकरण अवस्था पूछता है उसको हम लोग मान लेते हैं X। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं KO2 बराबर, तो K को हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था X है, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था होता है -2। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से गुना कर देंगे बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं KO2 पर कोई भी यहाँ पर आवेश नहीं है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसे चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर X प्लस ये 2 दूनी का हो जाएगा 4, यानी कि -4 बराबर 0, यानी कि X -4 बराबर 0, यानी कि X बराबर +4, यानी कि पोटेशियम का कितना आ गया +4, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि CH3OCH3 तथा CH3CH2OH है। तो ये क्या है, तो ये है क्रियात्मक समूह समाय। देख सकते हैं यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर भी, इसलिए हो जाएगा क्रियात्मक समूह समाय। आगे बढ़ते हुए आगे देख लीजिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे पहले हमको यहाँ पर लॉन्ग चेन ढूंढना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे लंबा लॉन्ग चेन ये है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं आप लोग को यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये है। इसमें हम लोग का 6 कार्बन है। इसके अलावा अगर ये सीधा वाला लेते तो इसमें 5 कार्बन ही आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला लेंगे, जिससे कि मैंने यहाँ पर देख लीजिए सर्कल में किया हुआ है, ये है हमारा सबसे लॉन्ग चेन। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से कि ये फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आए। तो इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 पर आ जाएगा, और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर आएगा, इसलिए नंबरिंग हम लोग करेंगे इधर से। तो 1 2 3 4 5 6। तो तीसरा का नंबर पर है यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यानी कि 3 हो जाएगा इथाइल, और 3 इथाइल, ये 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, 3 इथाइल हो जाएगा हेक्स, और दूसरा का नंबर पर है इन, यानी कि हेक्स 2 इन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए पहला दिया गया है 3 इथाइल 2 हेक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग को। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि C यहाँ पर बॉन्ड X है, बंध के असमान विखंडन से प्राप्त होता है। तो क्या यहाँ पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आप लोग का कार्बन आयन प्राप्त होगा, यानी कि कार्बोकैटायन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा Cl-, यानी कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऋणात्मक है, और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए पॉजिटिव है और ये इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो 34 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या दिया कि CH3CH2I प्लस KOH बराबर CH3CH2OH प्लस KI। तो ये किसका उदाहरण है यहाँ पर बताना। तो ये उदाहरण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे देख लीजिए यहाँ पर 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि कार्बोधनायन के अस्थायित्व का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि CH3 प्लस, फिर है CH3CH2 प्लस, फिर है CH3CH प्लस, फिर है CH3CH3CH3C प्लस, क्योंकि यहाँ पर 3 बार है। और ये कैसे हुआ, तो ये आप लोगों का हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसके अनुसार ये हुआ। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि क्षारीय मृदा तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो क्षारीय मृदा तत्व के अंतर्गत कौन आते हैं, वर्ग 2, यानी कि वर्ग 2 में जो है ये क्षारीय मृदा तत्व है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि
He2 यानी कि हीलियम-2 अणु की आबंध कोटि होगी। तो आबंध कोटि का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है एंटी बॉन्डिंग माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को छाटना होगा, और इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर करते हैं, क्या दे रखा है He2। तो हीलियम का कितना होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर He2 है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह हो जाएगा सिग्मा 1s2 और हो जाएगा सिग्मा 1, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 सिग्मा स्टार s2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 स्टार और यहाँ पर s2। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा बॉन्डिंग, और जो स्टार वाला होता है ये होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग में भी 2 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 होंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 - 2 बाई 2 यानी कि 0/2, यानी कि कितना आ जाएगा 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हट जाएगा 0। इस प्रकार से आप लोग को निकालना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बिना बुझा चूना का सूत्र है, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हट जाएगा आप लोग का। और इसी में अगर जल जोड़ दिया जाए H2O, तो ये बन जाएगा CaOH का होल्टवाइज, जिसे कि हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर चित्र दे रखा है, और ये क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर मैं चित्र बना करके आप लोगों को समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ये यहाँ पर देख सकते हैं कहीं से भी खुला नहीं है, इसलिए साइक्लो होगा, क्योंकि ये राउंडिंग है, कहीं से भी खुला नहीं, इसलिए साइक्लो हो गया। और कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन है, इसलिए हो गया साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि है 40 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि कणिकीय प्रदूषक धुंध उपस्थित होते हैं। तो ये किस में उपस्थित है, तो ये क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का राइट हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप लोग का 40 यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये आपके एग्जाम में देखने को मिल भी सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रेगुलर संतुलन मिलता रहेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।